एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसका वेटेज है 3 to 4 मार्क्स। मिनिमम 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, नहीं तो 4 मार्क्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है सीक्वेंस। किसी एक ऑर्डरली अरेंज नंबर्स आपको दिया गया है, वो नंबर्स को हम सीक्वेंस बोलते हैं। ऑर्डरली अरेंज नंबर्स are said to be in sequence। मान लो कि एक एग्जाम्पल है 5, 10, 15, 20, 25। ये नंबर्स सीक्वेंस में है या नहीं, कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में कुछ कॉमन डिफरेंस है। 5 to 5, 5 plus 5, 10, 10 plus 5, 15, 15 plus 5, 20, 20 plus 5, 25। यहाँ पे कुछ पैटर्न तो बन रहा है। सो आप नेक्स्ट नंबर को भी गेस कर सकते हैं, है ना? 25 plus 5, 30। Yes, so such numbers are said to be in sequence। समझ में आ रहा है? जब भी जो नंबर्स ऑर्डरली अरेंज है, वो नंबर्स को हम बोलते हैं सीक्वेंस। ऑलराइट, सिर्फ जो अगर नंबर्स में कॉमन डिफरेंस है उसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं, ऐसे नहीं है। अगर कॉमन रेशियो या कॉमन मल्टीप्लायर है तभी भी हम उसको बोलते हैं सीक्वेंस। मान लो कि और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉमन डिफरेंस तो नहीं हो रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर है। 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32। इसको हम कॉमन मल्टीप्लायर या कॉमन रेशियो भी बोल सकते हैं। मान लो कि अगर सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करना चाहिए तो 4/2 क्या है? 2। 8/4 क्या है? 2। 16/8 क्या है? 2। 32/16 क्या है? 2। यहाँ पे कॉमन रेशियो या कॉमन मल्टीप्लायर बोल सकते हैं। अगर ऐसे है वो सीक्वेंस को हम जीपी बोलते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस है, जैसे हम एग्जाम्पल 1 में देखा, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर नंबर्स में कॉमन डिफरेंस है, सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस है, सो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कॉमन मल्टीप्लायर या कॉमन रेशियो है, उसको हम बोलते हैं जीपी। अब हम देखते हैं सीरीज क्या होता है। सीरीज, आपको पता है सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज ऑर्डरली अरेंज नंबर। अगर वो ऑर्डरली अरेंज नंबर्स का सम ले ले तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। सम ऑफ ऑर्डरली अरेंज नंबर्स इज सेड टू बी सीरीज। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको बोला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, अब a sequence in which there exists a common difference is said to be an arithmetic progression। A sequence in which there exists a common difference is said to be an arithmetic progression। चलिए देखते हैं arithmetic progression का जनरल फॉर्म क्या है। arithmetic progression का जनरल फॉर्म है a plus b, a plus 2d and so on, a plus n-1 into d। यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए जो है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और डी जो है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी जो है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है किसी सीक्वेंस का, मतलब एपी सीक्वेंस का। आपको बस ये करना है T2 minus T1 या T3 minus T2 या T4 minus T3 and so on। ओके, सो ये है कॉमन डिफरेंस। T2 minus T1 और T3 minus T2 और T4 minus T3, इनका डिफरेंस सेम ही होंगे, वो कॉमन डिफरेंस है, मतलब D है। यहाँ पे और एक टर्म है जो n है। सो n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। सो ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। इसमें पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी और नंबर ऑफ टर्म्स n।
हो गया। सो अब देख सकते हैं पहला टर्म क्या है a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d और nth वाला टर्म यानी लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट nth टर्म ऑफ एन AP। चलिए देखते हैं nth टर्म ऑफ एन AP यानी लास्ट टर्म ऑफ एन AP tn लिख सकते यानी या नहीं तो l भी लिख सकते। सो वो लास्ट टर्म या nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देख सकते हैं जनरल फॉर्म में भी लास्ट टर्म क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही है हमारा Tn यानी l लास्ट टर्म। अगर आपको किसी टर्म का एक्सप्रेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ a एंड d एक्सप्रेस करना हो तो आपको बस ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। मान लो कि आपको T5 फाइंड आउट करना है तो क्या क्या करोगे आप, बस n की जगह जो भी वैल्यू यहाँ पे सफिक्स में दिया हुआ है वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो अब देख सकते हैं आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में बस n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वो 5 है यहाँ पे। सो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। सो a प्लस 4d। सो T5 the fifth term is a plus 5d। वैसे ही अगर आपको 12th टर्म चाहिए तो क्या कर लोगे, a प्लस 12 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 है, 12 माइनस 1 क्या होगा 11d। अगर ये दो एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो आपको ये चीज समझ में आ जाती है, क्या है जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो बस जो कोएफिशिएंट ऑफ d होगा वो n से एक कम होगा, n से एक कम होगा। सो मतलब अगर T5 फाइंड आउट करनी है तो n माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या है 4, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ d 1 लेस देन 5 होगा यानी 4 होगा। अगर T12 करना है तो a प्लस 11d, अगर T15 फाइंड आउट करना है तो a प्लस बताओ 15 है तो कोएफिशिएंट ऑफ d क्या होगा 1 लेस होगा यानी 14d होगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP आप दो फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। पहले अगर आपको लास्ट टर्म पता नहीं हो तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो n बाई 2 है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा जब भी आपको लास्ट टर्म पता ना हो। जब भी आपको लास्ट टर्म पता ना हो तो अगर सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है सम ऑफ n टर्म्स इन AP। अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है पर आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, तो फॉर्मूला इस शेप को ले लेगा, मतलब n बाई 2 इंटू a प्लस एल। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये वाला फॉर्मूला मतलब पहला और दूसरा दोनों बराबर कैसे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। क्या मैं 2a को a प्लस a स्प्लिट कर सकता हूं, क्योंकि a प्लस a जो है वो 2a ही है ना। a प्लस a जो है वो 2a ही है। सो ऑब्वियसली 2a को a प्लस a लिख सकता हूं, है ना, a प्लस a लिख सकता हूं। 1 सेकेंड। ओके, अब n माइनस 1 इंटू डी वैसे ही आपको तो पता है a प्लस n माइनस n इंटू डी क्या होगा, लास्ट टर्म यानी Tn होगा। सो अब इसके जगह में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह में l आ जाएगा क्योंकि वो लास्ट टर्म है। इसके साथ a वैसे ही प्लस a है और n बाई 2 बाहर जो है वो वैसे ही रहेगा। सो दोनों फॉर्मूला सेम ही है पर डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन आपको चूज करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करे। समझ में आ रहा है। जब भी आपको लास्ट टर्म पता नहीं है तो पहला फॉर्मूला मतलब n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म पता है n बाई 2 इंटू a प्लस एल यूज करना है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं AP की ओर।
एपी के प्रॉब्लम्स कुछ डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, उसको मैं कैटेगराइज करके आपको सिखाऊंगा ताकि आपको जब भी क्वेश्चन वो टाइप में हो तो आसान से आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइप आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं, पहला है टाइप 1 क्वेश्चन। सो टाइप 1 क्वेश्चन में क्या है? टाइप 1 क्वेश्चन आपको जब भी एन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको दिया गया है nth टर्म a एंड d। जब भी आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म इन चीजों को दिया गया है, तो अगर आपको n फाइंड आउट करना है, ये टाइप 1 है। मतलब n का मतलब क्या है? कितने नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस में है, सो वही है n। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी हैविंग द फर्स्ट टर्म एज 10। एपी का पहला टर्म को क्या बोलते हैं हम? a एंड कॉमन डिफरेंस मतलब d, लास्ट टर्म मतलब l। लास्ट टर्म क्या है? l और tn, l नहीं तो tn, दोनों सेम है ना। अब सुनो, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स को, यानी n को फाइंड आउट करना है। अब बताओ मुझे कौन से ऐसे फॉर्मूला है जो नंबर ऑफ टर्म्स a b एंड tn को रिलेट करता है? सो ऑब्वियसली tn फॉर्मूला ही है। सो व्हाट इज tn? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ध्यान से सुनो, tn क्या है? 200 दिया गया है, 200। और a क्या है? a का वैल्यू 10 और n माइनस 1, n का वैल्यू तो पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू क्या है? 5। अब क्या करना होगा आपको? 200 माइनस 10, क्योंकि 10 जो राइट हैंड साइड में प्लस है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो 200 माइनस 10 190। अब यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 5। अगर ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो 5n माइनस 5 हो जाएगा। अब ये माइनस 5 जो है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो 190 प्लस 5 हो जाएगा। सो 195 इज इक्वल टू क्या है? 5n। अब हमें क्या चाहिए? n चाहिए। सो 195 बाय 5 इज इक्वल टू n। सो n का वैल्यू बस 195 बाय 5 डिवाइड करके देखो क्या आएगा? 39। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? पर अगर ऐसे एग्जाम में करेंगे तो एग्जाम खत्म ही हो जाएगा। बात ये नहीं कि वो इजी नहीं है, सिंपल ही है, पर कुछ प्रॉब्लम में फाइंड आउट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एक स्टेप होगा। अगर एक स्टेप के लिए इतना लिखोगे तो ज्यादा टाइम लग जाता है ना। सो मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं ताकि आप जब भी n वैल्यू पूछा गया है तो आसान से उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन नो टाइम। स्ट्रेट अवे वैल्यूज को कैलकुलेटर में फीड करके आसान से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये है कन्वेंशनल मेथड। मैं आपको अब सिखाऊंगा शॉर्टकट से, मतलब n का वैल्यू कैसे फाइंड करें। जब भी आपको पहला टर्म कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म दिया हो तो आपको n वैल्यू चाहिए, तो बस आपको l माइनस a बाई डी प्लस 1 करना है। ये पेपर में नहीं लिखना है, बस कैलकुलेटर में करना है। सो कैसे करोगे? फीड करो l माइनस a। l का वैल्यू क्या है? लास्ट टर्म यानी 200 माइनस a का वैल्यू क्या है? 10, क्या हो गया? 190। स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर में करना है। डिवाइड d का वैल्यू क्या है? 5। सो कैलकुलेटर में ही करना है, बस प्लस 1 कर दीजिएगा। ये तो मिल गया आपको आंसर, l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी करने से 38 मिलेगा। प्लस 1 करना है, अगर प्लस 1 करे तो 39 ही आएगा। बस l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1 करना है अगर आपको n वैल्यू फाइंड आउट करना है। इतना करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब n को फाइंड आउट करना है और फर्स्ट टर्म क्या है? a इज 200, कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 एंड यहाँ पे लास्ट टर्म मतलब l क्या है? 400। शॉर्टकट क्या है?
L माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। सो चलिए कैलकुलेटर में वैल्यूज को फीड करते हैं। L माइनस ए, L का वैल्यू 400 है और A का वैल्यू 200, सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा 200 आएगा, डिवाइडेड बाई D का वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है 5, सो डिवाइडेड बाई 5 प्लस व्हाट 1 करना है। सो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 41। समझ में आ रहा है? सो प्लीज पास द वीडियो टू नोट दिस डाउन इंक्लूडिंग द शॉर्टकट। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 1 तो हो गया। सो क्या है टाइप 1? जब भी आपको a वैल्यू, d वैल्यू, कॉमन a वैल्यू, d वैल्यू एंड लास्ट टर्म दिया हो, तो अगर आपको n वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, L माइनस ए स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर में बस डिवाइड करना है, किससे, d से डिवाइड करना है, प्लस 1 करना है इमीडिएटली। सो आपको n का वैल्यू मिल जाता है। वो टाइप 1 था। अब टाइप 2 देखेंगे। क्या है टाइप 2? जब भी आपको सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन टू गिवन नंबर्स, दो दिया गया नंबर्स के बीच में सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करना है, कुछ कंडीशन भी दिया जाता है। ओके, सो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 300। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि बिटवीन 1 एंड 300 अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो, तो डेफिनेटली बीच में ही लेना है, दोनों नंबर्स को नहीं लेना है। जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि बिटवीन, तो जो दिया गया नंबर्स को हमेशा कंसिडर नहीं करना है, अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या ना करता है वो बात नहीं है। अगर बिटवीन दिया गया है तो दोनों नंबर्स जो दिया गया है वो नंबर्स को कंसिडर नहीं करना है। अब बताओ कंडीशन क्या है यहाँ पे, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। कंडीशन क्या है, दोस नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। चलिए क्या है कंडीशन, अगर नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए तो लास्ट डिजिट 5 होना है या 0 होना है ना। अब बताओ 1 तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है, पर अगर होता तो भी वो 1 को, वो नंबर को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि जो दिया गया नंबर्स को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि बिटवीन बताया गया है, मतलब बीच वाला नंबर्स। अब पहला नंबर जो है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 आफ्टर 1 कौन सा है, 5। ओके, नेक्स्ट वाला नंबर क्या है डिविजिबल बाय 5, ऑब्वियसली 10 होगा, नेक्स्ट 15 होगा, नेक्स्ट 20 एंड सो ऑन। बताओ अब 300 डिविजिबल बाय 5 है, बट क्या आपको ये नंबर मतलब कंसिडर करना होगा? क्या ये नंबर को कंसिडर करना है? नहीं करना है। क्यों? बिटवीन मतलब बीच में, 1 एंड 300 के बीच में नंबर्स को लेना है। अब बताओ 300 से पहले कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 है? डेफिनेटली 295 ही है ना, 295 ही है। आपको सीक्वेंस तो मिल गया। अगर सीक्वेंस मिल गया तो SN आसान से फाइंड आउट कर सकते हैं। SN जब भी आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों पता है तो SN का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, n/2 इंटू a प्लस l। पर यहाँ पे क्या है, ये का वैल्यू पता है 5 और l का वैल्यू पता है 295, पर क्या पता नहीं है, n पता नहीं है। कैसे फाइंड आउट करोगे n का वैल्यू? आपको शॉर्टकट तो पता है, n इज इक्वल टू l माइनस a बाय d प्लस 1। बताओ l माइनस a क्या है, 295 माइनस 5 तो 290 है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट इज d, कॉमन डिफरेंस 5 है ना, प्लस 1। सो आपको मिलेगा n का वैल्यू 59। n का वैल्यू कितना है, 59 है। बस ये वाला फॉर्मूला में n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाता है SN का। अब पहले अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आपको तो पता है कौन से वैल्यू को फीड करना है, कौन से वैल्यू को फीड करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है। सो ब्रैकेट के अंदर a प्लस l है, a का वैल्यू 5 प्लस फीड कर दीजिएगा 5 प्लस l का वैल्यू 295 हो गया, इनटू n कितना है यहाँ पे 59, बाद में डिवाइड 2,
क्या आएगा 8850 है इसका आंसर। समझ में आ गया? और एक बार एक्सप्लेन करूं, चलिए देखते हैं। सी यहां पे कंडीशन दिया गया है कि नंबर्स 5 से डिवाइड होना है, 5 से डिवाइड होना है, और नंबर्स जो है 1 and 300 के बीच में होना चाहिए। बताओ पहला नंबर क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि आफ्टर 1 जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 होगा वो 5 ही है। आफ्टर 1 इट इज 5। सो बाद में 10, बाद में 15, 20 एंड सो ऑन, देन 295। सीक्वेंस तो मिल गया। अब SN का फाइंड करना है। सो SN, जब भी आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों पता है तो SN का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 इंटू a प्लस l। बस यहाँ पे कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है? n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो n का शॉर्टकट तो मैं दे दिया है, क्या है? l माइनस a बाई डी प्लस 1। सो l का वैल्यू क्या है? 295। अगर -5 करेंगे क्योंकि a का वैल्यू 5 है तो 290 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई d क्या है? कॉमन डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। 10 - 5 क्या है? 5। सो 5 प्लस 1, सो आपको मिलेगा 59 n का वैल्यू। अब SN फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे? a प्लस l, a का वैल्यू 5 है प्लस l इज 295, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले फीड करना है कैलकुलेटर में, बाद में मल्टीप्लाई, क्या है? मल्टीप्लाई n का वैल्यू 59 डिवाइडेड बाय 2। सो आपको आंसर मिलेगा 8850। ये है सम। चलिए और एक करते हैं। Find the sum of all natural numbers between 10 and 500 which are exactly divisible by 4. Find the sum of all natural numbers between 10 and 500 which are exactly divisible by 4. चलिए देखते हैं। Between बोले तो जो दिया गया नंबर्स को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि बीच में है ना। सो पहला नंबर जो 10 के बाद जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 होगा वो कौन सा है? 12 है। बाद में 16, बाद में 20 एंड सो ऑन। अब बताओ 500 तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है, पर क्या उसको कंसिडर करना है? नहीं। सो उससे पहले कौन सा वो नंबर है जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा? डेफिनेटली 496, 496। अब बताओ ये सीक्वेंस तो मिल गया ना, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। सो SN का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? n/2 इंटू a प्लस l। सो a वैल्यू पता है, l वैल्यू पता है, जो पता नहीं है वो n है ना। n का शॉर्टकट तो पता है आपको, l माइनस a बाई डी प्लस 1। बताओ l का वैल्यू क्या है? 496 माइनस a 12 डिवाइडेड बाई d, कॉमन डिफरेंस क्या है? 4, क्योंकि 16 माइनस 12 4 है, एंड 20 माइनस 16 4 ही है। बाद में क्या करना है? प्लस 1। सो n का वैल्यू है 122। n का वैल्यू है 122। बस a प्लस l करना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर a प्लस l है। a का वैल्यू 12 और l इज 496। बाद में क्या करना होगा? इनटू करना होगा। इनटू क्या है? n 122 डिवाइड 2। सो आंसर 30,988। 30,988। ध्यान से कैलकुलेशन कर दीजिएगा। क्या है? n, l माइनस a बाई डी, l 496 माइनस a 12 डिवाइडेड बाई d, कॉमन डिफरेंस 4 प्लस 1, सो 122। बाद में क्या करना है? a प्लस l कैलकुलेटर में, क्योंकि SN ब्रैकेट, जो SN का वैल्यू फाइंड करना है तो जो ब्रैकेट के अंदर पहले है उसको फीड करना है कैलकुलेटर में। l a प्लस l 12 प्लस 496। बाद में क्या करना है? इनटू n 122। बाद में क्या करना है? डिवाइड 2। सो 30,988 ये है आंसर। समझ में आ गया? इसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है। बिटवीन तो आपको पता चला कैसे करना है।
अगर फ्रॉम टू दिया गया है तो दोनों नंबर्स को कंसिडर करना है, अगर सेटिस्फाई कंडीशन का सेटिस्फाई हो जाए तो दोनों नंबर को कंसिडर कर सकते हैं। अगर बिटवीन दिया गया है तो बस बीच वाला नंबर्स को कंसिडर करना है। मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, अगर फ्रॉम टू दिया गया है तो कैसे हैंडल करना है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ find the sum of all natural numbers from 100 to 400 which are exactly divisible by 8। See, यहाँ पे from to दिया गया है, यहाँ पे फ्रॉम टू दिया गया है। जब भी आपको फ्रॉम टू दिया गया है तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स को कंसिडर करना है। सो कंडीशन को चेक करना है क्या है वो नंबर्स डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है। पहला नंबर क्या है 100 डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिएगा, सो 12.5 आ रहा है। सो डेफिनेटली 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 कंप्लीटली, सो कंप्लीटली नहीं हो रहा है। सो क्या करोगे, नेक्स्ट चेक करोगे 101 करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। 102 करेंगे, 102 बाई 8 नहीं। 104 चेक कर दीजिएगा, 104 डिवाइडेड बाई 8 13 एग्जैक्टली हो रहा है। सो 100 अगर यहाँ पे बोला गया कि फ्रॉम टू सो दोनों नंबर कंसिडर कर सकते हैं, पर 100 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो पहला नंबर जो है आफ्टर 100 इज 104, सो वो है पहला नंबर। कीप एडिंग 8 टू इट, 112 120 एंड सो ऑन। अब बताओ लास्ट नंबर क्या है 400 कैलकुलेटर में फीड करके देख लीजिएगा। 400 डिवाइडेड बाय 8, सो क्या है 50 है। सो 50 है तो डेफिनेटली वो डिवाइड होगा, कब, क्योंकि 400 बाई 8 कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो डेफिनेटली 400 को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे हिंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम टू दिया गया है। जब भी फ्रॉम टू दिया गया है तो दोनों नंबर्स को कंसिडर कर सकते हैं, पर 100 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है 8 से कंप्लीटली, सो 100 को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे 400 तो चेक करना है। सो 400 डेफिनेटली 8 से डिवाइड होगा, सो कंप्लीटली डिवाइड होगा, इसलिए 400 को कंसिडर करना है। अब n का वैल्यू क्या है, l माइनस a बाई डी प्लस 1। यहाँ पे l का वैल्यू क्या है 400, प्लीज फीड द वैल्यूज। 400 माइनस a का वैल्यू 104 बाय b का वैल्यू क्या है 8 प्लस 1, सो 38 है। n is how much 38। फिर से करेंगे, l is 400 माइनस a का वैल्यू क्या है 104 डिवाइडेड बाय d वैल्यू कितना है 8, कॉमन डिफरेंस इज 8 प्लस 1, सो आपको मिलेगा 38। अब Sn का फाइंड आउट करना है n बाय 2 इंटू a प्लस n। चलिए देखते हैं n बाय 2 इंटू a प्लस l। n का वैल्यू क्या है 38 और a प्लस l का वैल्यू भी पता है, सो जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको फाइंड आउट करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है a प्लस l, सो 104 प्लस l इज 400 इंटू में क्या होगा n is 38 divided by 2, so answer is 9576। क्या और एक प्रॉब्लम करना है इसके ऊपर, चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन। The question is find the sum of all natural numbers from 102, sorry, you can take it as 300 to 600 which are exactly divisible by
6 which are exactly divisible by 6. अब बताओ क्या 300 exactly divisible by 6 है? डेफिनेटली है। 300 तो डेफिनेटली डिवाइडेड बाय 6 है, और इवन 600 आल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6. सो यहाँ पे फ्रॉम टू दिया गया है, डेफिनेटली दोनों नंबर्स को कंसिडर कर सकते हैं। बताओ 300 पहला नंबर है, दूसरा नंबर क्या होगा? 306, 312 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर 600 ही होगा, क्योंकि दोनों नंबर्स को कंसिडर कर सकते हैं। अब बताओ n का वैल्यू क्या है? L minus A divided by D plus 1. L is 600 minus A is 300 divided by D तो 6 plus 1, तो वैल्यू है 51। वैल्यू क्या है? 51। समझ में आ गया? आगे समझ में? L minus A divided by D plus 1. सो आ गया। अब Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल। सो a प्लस एल क्या होगा? a का वैल्यू तो 300 है और l का वैल्यू 600 है, सम करने से 900 हो जाएगा, इंटू n का वैल्यू 51 डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर 22,950. So sum of all natural numbers from 300 to 600 which are exactly divisible by 6 is 22,950, और a plus l का वैल्यू तो 900 है, इंटू n का वैल्यू 51 डिवाइडेड बाय 2 करने से आपको 22,950 मिलेगा। सो ये था टाइप 2 वाला क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। क्या है टाइप 3? जब भी आपको क्वेश्चन में आर्थ टर्म दिया गया है, आर्थ टर्म ऑफ एन एपी एंड mth टर्म ऑफ एन एपी एंड nth टर्म ऑफ एन एपी, जब भी आपको क्वेश्चन में आर्थ टर्म, mth टर्म एंड nth टर्म आर गिवन, अगर ऐसा दिया हुआ है तो वो है टाइप 3 क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, आर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज m, फाइंड इट्स आर्थ टर्म। आपको फाइंड आउट करना है आर्थ टर्म। सी ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा के लिए आंसर m प्लस n माइनस r ही होगा। सी m n r के जगह p q r भी दे सकते हैं, सो आंसर क्या होगा उसके लिए? p प्लस q माइनस r होगा। अगर x y z के हिसाब से है तो x प्लस y माइनस z होगा, बस वही है। ओके, सो आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो और एक तरीका है बनाने की, वो भी सिखाऊंगा आपको। जब भी आपको mth टर्म ऑफ एन एपी दिया है और nth टर्म दिया है और rth टर्म दिया है, बस m n r के वैल्यू मान लेना चाहिए, ज्यादा मत लेना। m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, r का वैल्यू 3। बड़ा नंबर्स मत लिया करो, क्योंकि बड़े नंबर्स लेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए छोटा नंबर्स ले लो। mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, सो mth टर्म बोले तो tm है, सो m के जगह क्या होगा? 1 होगा। वो किसके बराबर है? n के बराबर है, क्योंकि mth टर्म जो है वो n के बराबर है। सो n के जगह में क्या लिखूं? n के वैल्यू क्या है? 2। सो फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पे t1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। tn का मतलब tn है, nth टर्म है, तो t1 बोले तो क्या है? फर्स्ट टर्म। यहाँ पे मैं 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक्चुअली वो mth टर्म है, वो tm है, पर m का वैल्यू हम 1 मान लिया, इसलिए m के जगह 1 लिखा। और वो किसके बराबर दिया गया है क्वेश्चन में? n के बराबर है, इसलिए n से इक्वेट किया, और n का वैल्यू 2 है, इसलिए इक्वल टू 2 लिखा। अब ये t1 जो है यही है फर्स्ट टर्म, है ना, यही है फर्स्ट टर्म। अब दूसरा इक्वेशन देखें तो nth टर्म मतलब tn है। अब बोलो n के जगह क्या लिखूं? n के जगह 2 लिखना है। वो किसके बराबर है? m के बराबर है। अब बताओ m का वैल्यू क्या लेना है? 1 लेना, क्योंकि हमने लेट किया m का वैल्यू 1। अब बताओ t2 का वैल्यू क्या है? 1। सो t1 पता है, t2 पता है, कॉमन डिफरेंशिएट तो क्या करोगे? t2 माइनस t1। t2 तो 1 है और t2 तो 2 है, सो 1 माइनस 2 तो -1 होगा, है ना। सो कॉमन डिफरेंस मिल गया। यहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंस क्यों फाइंड किया? इसलिए
कि आपको फाइंड करना है आर्थ टर्म। आर्थ टर्म बोले तो आर का वैल्यू क्या लिया है, 3 लिया है, इसलिए आर के जगह 3 लिख रहा हूं। अब बोलो थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, आपको नहीं दिया गया है ये वैल्यू। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, a प्लस 2d होगा, है ना। हमेशा के लिए कोएफिशिएंट ऑफ d जो है 1 लेस देन n होगा, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ d 2 है। अब बताओ a का वैल्यू क्या है 2 और d का वैल्यू क्या है -1, सो 2 - 2 क्या है 0, सो आर्थ टर्म 0 हो जाना चाहिए। अगर आप m का वैल्यू, n का वैल्यू और r के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑप्शंस में, जो ऑप्शन आपको 0 देगा वही सही आंसर है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, अगर m का वैल्यू 1 रखे और n का वैल्यू 2 रखे और r का वैल्यू 3 रखे तो 1 + 2 3 है, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए, नहीं तो नोट for such questions answer will be rth term will be m plus n minus r if mth and nth terms are given. Zth term will be x plus y minus z if xth and yth term are given. Xth and yth terms are given. So ऐसे ही होगा ट्रेंड। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टाइप 4। टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स व्हेन द मिडिल टर्म इज गिवन। जब भी आपको मिडिल टर्म दिया जाता है, अगर आपको सम फाइंड आउट करना है, क्या करना होगा। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है the sixth term of an AP is 15। क्या है सिक्स्थ टर्म, T6। बताओ T6 क्या होगा, A plus 5D। वो किसके बराबर है, 15 के बराबर है, क्योंकि 15 का वो वैल्यू है 15। आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ 11 टर्म्स, सो S11 फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको SN फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। क्या यहाँ पे लास्ट टर्म दिया गया है, नहीं, इसलिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। अब बताओ S11 क्या होगा, 11/2 इंटू 2a प्लस 11 - 1 क्या है 10d, है ना। अब बताओ 2a प्लस 10d में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, सो बाहर ले रहा हूं, क्या बचेगा a प्लस 5d बचेगा, है ना। अब 2 कैंसिल हो जाएगा और 11 इंटू a प्लस 5d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में है विच इज 15 और 15 इंटू 11 आपको मिलेगा 165। ये है आंसर। पर मैं यहाँ पे मिडिल टर्म के बारे में बताया है, यहाँ पे क्या कुछ मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया नहीं। सो अगर मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट पता नहीं है तभी भी ये कर सकते हैं, पर ऐसे करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपको मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन देखने से ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आपको ये वाला अप्रोच समझ में आ गया ना। ओके, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या है। मैं पहले आपको मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर दिया गया नंबर्स है 5, 10, 15, 20, 25, ओके, ये है दिया हुआ नंबर्स, दिए हुए नंबर्स 5, 10, 15, 20, 25। अगर मैं आपको इसका एवरेज फाइंड आउट करो पूछूं तो क्या करोगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ये सारे नंबर्स के सम फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करते हैं, है ना। उसको एवरेज बोलते हैं, नहीं तो एएम भी बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। सो क्या है इन टर्म्स के सम, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 क्या है 75। ये सम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस है, 5 ऑब्जर्वेशंस है। अगर डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा।
समझ में आ रहा है? एवरेज कितना है? 15 है। अब ये ऑब्जर्वेशन देख लीजिएगा, ऑब्जर्वेशंस एपी में है या नहीं है? एपी में ही है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है +5 +5 +5 +5। जब भी ऑब्जर्वेशंस एपी में रहते हैं और आपको वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट अगर पूछा है, मतलब मेंशन किया है, तो हमेशा याद कर दीजिए, याद में रख लीजिएगा कि मिडिल टर्म अर्थमेटिक मीन होगा। मिडिल टर्म इज नथिंग बट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन या मिडिल टर्म दोनों सेम है। मतलब आप देख सकते हैं इनके अर्थमेटिक मीन क्या है? 15, मतलब कैलकुलेशन करने से 15 मिला। अब देख सकते हैं ये 15 जो है वो मिडिल टर्म है ना, 5 में से तीसरा ऑब्जर्वेशन है वो मिडिल टर्म है, वो ही मिडिल टर्म है और वो ही हमारा अर्थमेटिक मीन है। समझ में आ रहा है? मिडिल टर्म इज नथिंग बट अर्थमेटिक मीन। सो जब भी आपको मिडिल टर्म, सी देख लीजिएगा, मिडिल टर्म मतलब अर्थमेटिक मीन क्या है? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो अगर आपको सम पूछा गया है तो आपको क्या करना होगा? मिडिल टर्म इनटू n करना होगा। सम पूछा गया है तो मिडिल टर्म इनटू n करना होगा। अगर मिडिल टर्म पूछा गया है तो सम डिवाइडेड बाय n फाइंड आउट करना है। अब बात क्या है, कैसे मिडिल टर्म को फाइंड आउट करें? ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर 5 ऑब्जर्वेशंस है, जैसे एक एग्जाम्पल में 5, 10, 15, 20, 25, ये एग्जाम्पल में 5 ऑब्जर्वेशंस है, इसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन मिडिल ऑब्जर्वेशन है? 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6/2 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन मिडिल टर्म है ना। अगर क्वेश्चन में 9 ऑब्जर्वेशन दिया गया है, 9 ऑब्जर्वेशन दिया गया है, कौन सा है मिडिल टर्म? 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज द मिडिल टर्म। अगर 7 टर्म्स है सीक्वेंस में, 7 + 1 8 8/2 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज द मिडिल टर्म। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे सम ऑफ कितने टर्म्स चाहिए आपको? 11 टर्म्स का सम चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 11 है, मतलब 12 है। अगर 11 टर्म्स है, सॉरी, अगर 11 टर्म्स है सीक्वेंस में, उसका मिडिल टर्म कौन सा होगा? 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 12/2 यानी 6th टर्म ही मिडिल टर्म होगा। जो दिया गया है 6th टर्म, ये मिडिल टर्म ही है ना, ये नथिंग बट मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म का वैल्यू कितना दिया गया है? 15। मिडिल टर्म का वैल्यू कितना दिया गया है? 15। जब भी आपको सम चाहिए तो क्या करना होगा? मिडिल टर्म इनटू n करना होगा। n यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स है? 11 टर्म्स है। सो आपको बस मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? 15 यानी 15 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 11। सो 15 × 11 आंसर इज 165। आपको बस एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? सो बस आपको देखना होगा कितने टर्म्स के लिए सम चाहिए, उसी को हमें n मानना है। आपको सम चाहिए 11 टर्म्स के लिए। सो 11 टर्म्स में मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा? 11 + 1 12 12/2 6th। सो 6th टर्म ही दिया गया है जो 15 है। सो उसी को हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टर्म से, मतलब n से। सो आंसर है 15 × 11 यानी 165। समझ में आ गया? ये है शॉर्टकट ऐसे प्रॉब्लम करने के लिए। सो सम इज नथिंग बट मिडिल टर्म इनटू n। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है द 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 40। एपी के 16th टर्म 40 है। ये नहीं चाहिए, पहले हमें देखना है सम ऑफ कितने टर्म्स के लिए सम चाहिए। कितने टर्म्स के लिए सम चाहिए उसे n मानना है, वो 31 है। अब बताओ 31 टर्म्स में से मिडिल टर्म कौन सा होगा? 31 + 1 32 32/2 16। सो यहाँ पे दिया गया है
16th टर्म ही। सो यही हमारा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कितना है 40। सो 40 इंटू 31 करना है, आपको आंसर मिलेगा सम। सम इज मिडिल टर्म इंटू एन। सो फीड कर दीजिएगा वैल्यूज को। मिडिल टर्म इज 40 इंटू एन कितने हैं 35, एन इज 31 सॉरी। आपको आंसर मिलेगा 1240। अब सुन लीजिएगा ध्यान से। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स, यहां पे सम दिया गया है, पूछा गया है फोर्थ टर्म। अगर सम में जो भी टर्म्स एसोसिएटेड हो रहा है उसी को हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी n मानते हैं। इस प्रॉब्लम में देखो पहला और दूसरा एग्जांपल में सम ऑफ कितने टर्म्स पूछे गए 31। सम ऑफ जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछते हैं उसी को n मानना है। सम ऑफ जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछते हैं उसी को n मानना है। ये प्रॉब्लम में भी सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स पूछा गया है, उसी को n माना। अब एग्जाम्पल 3 में सम ऑफ 7 टर्म्स, सम के साथ जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसी को n लेना है। सम ऑफ 7 टर्म्स इज 35। सो सम दिया गया है 35। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या फोर्थ टर्म। बता दीजिए अगर n 7 है तो मिडिल टर्म क्या होगा 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये है मिडिल टर्म। हमें फाइंड आउट करना है मिडिल टर्म को। सो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म इज नथिंग बट सम अपॉन में n, सम डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे सम तो 35 है और n तो 7 है। सो आंसर मिलेगा आपको 5। सो मिडिल टर्म क्या है 5। समझ में आ गया। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ जितने भी टर्म्स यहाँ पे दिया गया है वो टर्म्स को n मान लेते हैं और सम कितने दिया गया है 60। सो सम इज 60। आपको फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म। बताओ अगर 5 टर्म्स है तो मिडिल वाला टर्म कौन सा होगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी थर्ड टर्म। इसी को हमें फाइंड आउट करना है, मिडिल टर्म को फाइंड करना है। बताओ मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या है सम बाय n। सम तो 60 है, n तो 5 है, तो रिजल्ट होगा 12। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं और एक टाइप वाला क्वेश्चन, टाइप 5। टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स गिवन द सम ऑफ 2 टर्म्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म होता है ना, मिडिल टर्म के आजू बाजू में दो टर्म्स के सम देते हैं। अगर ऐसे दिया गया है तो आपको क्या फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स को फाइंड आउट करना है। मैं उसी एग्जांपल पे जा रहा हूं। अब कौन सा एग्जांपल, इसी एग्जांपल 5, 10, 15, 20 एंड 25। अगर मिडिल टर्म दिया जाए क्वेश्चन में, सम को कैसे फाइंड आउट करें, मिडिल टर्म इंटू n, मिडिल टर्म इंटू n। अगर मिडिल टर्म इंटू n करे तो सम मिल जाता है। अगर मिडिल टर्म नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 15, आपको मिडिल टर्म नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म। सम ऑफ फर्स्ट and fifth term is 30. Sum of first term and fifth term is 30. बताओ अगर sum of first term and fifth term जो भी है 30, उसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्या हमें मिडिल टर्म नहीं मिलेगा? क्या हमें मिडिल टर्म नहीं मिलेगा? देखो 30 डिवाइडेड बाय 2 करो 15 मिलेगा, वो मिडिल टर्म ही है। क्यों ऐसे हो रहा है? और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सम ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स इज 30। अगर इसका इस सम का डिवाइड बाय 2 करेंगे तभी भी आपको 15 ही मिलेगा। क्यों ऐसे हो रहा है देख लीजिएगा। ये 10 एंड 20 जो है, मतलब सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म जो है वो मिडिल टर्म के इक्वी डिस्टेंट में है। देखो मिडिल टर्म से सेकेंड टर्म
एक टर्म के डिफरेंस है, मतलब इमीडिएट नेक्स्ट टर्म इज 15, तो मिडिल टर्म जो है सेकेंड टर्म का इमीडिएट नेक्स्ट टर्म है, मिडिल टर्म जो है फोर्थ टर्म का एक टर्म इमीडिएटली पहले, है ना। सो ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम है, मिडिल टर्म से सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म दोनों इक्वी डिस्टेंस में है, और फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म भी दोनों मिडिल टर्म से इक्वी डिस्टेंट में है, ये डिस्टेंस और ए डिस्टेंस दोनों सेम है। अगर ऐसा है वो दो टर्म्स जो इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस में है मिडिल टर्म से, अगर ऐसा है तो वो दोनों टर्म्स का अगर सम दिया जाए तो बस डिवाइड बाय 2 करें, आपको क्या मिल जाएगा, मिडिल टर्म मिल जाएगा। अगर मिडिल टर्म मिल जाए तो इनटू n करो, आपको सम मिल जाता है। समझ में आ रहा है? मिडिल टर्म से जो आजू बाजू में जो टर्म्स है जो इक्वी डिस्टेंस में है मिडिल टर्म से, अगर उनके सम दिया गया है, बस आपको क्या करना है, वो सम को डिवाइड बाय 2 करना है ताकि आपको मिडिल टर्म मिल जाए। बाद में अगर मिडिल टर्म मिल जाता है इनटू n करो, आपको सम मिल जाता है। वही है कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30। सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स। सम ऑफ 11 टर्म्स का फर्स्ट 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सो जो सम ऑफ जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है उनको n मानना है। अब बताओ अगर 11 टर्म से 11 टर्म से सीक्वेंस में, तो मिडिल टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म होगा। मिडिल टर्म क्या होगा, सिक्स्थ होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप फिफ्थ एंड सेवेंथ दोनों जो है वो मिडिल टर्म से इक्वी डिस्टेंट में है। सो मिडिल टर्म 11 है तो मिडिल टर्म सिक्स्थ वाला होगा, डेफिनेटली फिफ्थ एंड सेवेंथ सिक्स से इक्वी डिस्टेंट में है। अगर ऐसा है सो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करोगे, जो भी सम दिया हुआ है गिवन सम डिवाइडेड बाय 2 इनटू n करो, आपको सम मिल जाता है। गिवन सम क्या है 30 बाय 2 कर दीजिएगा इनटू n क्या दिया गया है 11। सो आपको आंसर मिलेगा 165। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है सम ऑफ 19 टर्म्स, मतलब n इज इक्वल टू 19। बता दो कि मिडिल टर्म क्या होगा। 10th टर्म जो है मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म क्या है 10th टर्म। 10th टर्म इज मिडिल टर्म। क्या ये 9th एंड 11th टर्म्स आर दे नॉट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 10th? डेफिनेटली ना। 10 से 9 और 10 से 11 दोनों इक्वी डिस्टेंस में है ना, इसलिए जो दिया हुआ सम ये गिवन सम है। सो गिवन सम को डिवाइडेड बाय 2 करना है और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी 19 से मल्टीप्लाई करना है। सो आपको आंसर मिलेगा 50 बाय 2 यानी 25 इंटू 11। सो आंसर है 475। समझ में आ गया? So in the next class I'll be discussing more types of sequence and series. Until then, bye.